हेलो एवरीवन, इम्प्रिंट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो दूसरा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये भी जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में। हमने देखा था कि मैटर जो है उसमें हमारा क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है एंड मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना होता है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब वो जो एटम्स होते हैं, मतलब जिससे मॉलिक्यूल मिलकर बने होते हैं, वो एटम एक्चुअली होते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितने बड़े होते हैं और वो दिखते कैसे हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये हमारा है आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। इस बारे में हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और एटम के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने देखा कि मैटर जो है, हमने पिछले क्लास में देखा कि मैटर जो है वो दो चीजों से उसमें क्या है, मास होता है। मैटर जो है उसमें मास होता है, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, ये जो मैटर है ये क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किससे बना है? ये हमारा एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एटम भी क्या किसी से मिलकर बना है? क्या एटम भी किसी से मिलकर बना है या फिर ये हमारा सबसे छोटा पार्टिकल? क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल है या एटम भी किसी से मिलकर बना है? तो इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या एटम ही सबसे छोटा है या फिर एटम से भी ज्यादा कुछ छोटा हो सकता है, इस बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अपना जो स्टोरी है ये स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स के साथ। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें मैटर आया कैसे और उसके एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ही लिखा मैंने, आई होप नोट कर भी लिया होगा। देखिए, हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होने वाली है यूनिवर्स से। ठीक है, हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ इस बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा फिलहाल इस वीडियो में। बट हमारा जो यूनिवर्स है बेसिकली वो दो चीजों से मिलकर बना है। कौन से दो चीज? पहला तो हमारा मैटर। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? मैटर। पहला जो है वो क्या है? मैटर। और दूसरा क्या है? फोर्स। दूसरा क्या है? फोर्स। हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला क्या है? मैटर, एंड सेकंड क्या है हमारे पास? फोर्स। और इस वीडियो में हम लोग एंटी मैटर या फिर एंटी क्वार्क्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे या डार्क मैटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर बेसिकली हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन चीजों के बारे में हमें पहले से पता है, हमें नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना है और फोर्स है यहां पर। ठीक है, अब देखिए मैटर का क्या रोल है और फोर्स क्या है। अब देखिए, मैटर तो है अपने प्लेस पे, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि मैटर्स जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे फोर्स का क्या रोल है? फोर्स जो है वो क्या करता है? मैटर को ऑर्गेनाइज करके रखता है। मतलब हमने देखा था फोर्स क्या करते हैं, मैटर के स्टेट को डिफाइन करते हैं। मैटर का स्टेट क्या होगा ये कौन बताता है? फोर्स बताता है। अगर फोर्स अधिक है, दो एटम के बीच में या दो पार्टिकल के बीच में फोर्स अधिक है तो वो क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। अगर फोर्स थोड़ा सा कम है तो लिक्विड स्टेट में होंगे। फोर्स बहुत ही कम है तो वो गैसवस स्टेट में होंगे। मतलब हमारे पास जो मैटर है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? फोर्स करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो मैटर है, अगर हम देखें तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मियॉन्स। क्या बोलते हैं? फर्मियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग फर्मियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फर्मियॉन्स हैं, ये जो फर्मियॉन्स हैं दोस्तों, ये टोटल 12 तरह के होते हैं। ठीक है,
और फोर्स जो है, फोर्स को जनरली हम लोग बोसॉन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोसॉन। और बोसॉन जो है 5 तरह के होते हैं, मतलब हमारे पास जो फोर्स हैं वो 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे होते हैं, उनसे बने होते हैं, जिसको हम लोग बोसॉन्स बोलते हैं। एंड हमारे पास जो मैटर्स है वो टोटल 12 छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग फर्मियंस बोलते हैं। ठीक है, अब फर्दर देखिए, यहां जो है क्लासिफाइड किया जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बने होते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा कि यूनिवर्स में जो है मोस्टली हमारे पास क्या पढ़ने के लिए, मैटर है और फोर्स है। मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस हमने पढ़ा था, एंड फोर्स क्या करता है, उस मैटर को ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए स्टोन है, स्टोन के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर स्टोन के एटम जुड़े हुए हैं, उनको अलग करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब क्या, उसके अंदर का बाइंडिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेत को देखें, समुद्र के किनारे जो रेत मिलता है उसमें फोर्स बहुत कम रहता है। तो फोर्स जो है वो डिफाइंड करता है कि हमारा स्टेट क्या होगा, ठीक है, या फिर पार्टिकल कैसा होगा। तो मैटर और फोर्स क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि मैटर जो है वो 12 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग फर्मियंस बोलते हैं। एंड फोर्स जो है वो 5 अलग अलग पार्ट से बने होते हैं, जिसको हम लोग बोसॉन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्मियंस को भी हम लोग क्या करते हैं इस तरह से डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स। ठीक है, इस तरह से फर्मियंस को हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लेप्टॉन, और एक को हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्या क्या नाम दिया हमने, पहला का नाम है लेप्टॉन्स, दूसरे का नाम है क्वार्क्स। ठीक है, अब इसमें जो है लेप्टॉन्स में जो है टोटल 6 पार्टिकल्स हैं, और क्वार्क्स जो है इसमें भी टोटल 6 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या है, टोटल 6 पार्टिकल्स हैं। अब देखिए, यहां पर एक बात याद आ गया कि यहां पर देखिए, ये जो फर्मियंस है हमारे पास, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि हमें इन दोनों को, फर्मियंस को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया, एक तो लेप्टॉन में और एक क्वार्क्स में। ऐसा क्या आ गया नीड, जिसके कारण हमें ये क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, मैटर है। मैटर कैसे बनता है, मैटर जो है मॉलिक्यूल से बनता है, और मॉलिक्यूल क्या, मॉलिक्यूल हमारा एटम से बना होता है। अब एटम क्या करते हैं, एटम्स आपस में इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, या फिर एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बने हैं वो आपस में इंटरैक्ट करके एटम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने जब फर्मियंस को डिवाइड किया तो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया कि लेप्टॉन जो है वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। यहां लिख लीजिएगा, दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। मतलब ये जो लेप्टॉन्स होते हैं टोटल 6, ये आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे तरफ क्या है, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है, ये आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे में कंबाइंड होके एक तीसरा पार्टिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए, दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो हमने फर्मियंस को भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट, पहला तो हमारा है लेप्टॉन, दूसरा है हमारा क्वार्क्स। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे क्या करेंगे, एटम्स तक आएंगे। हमने स्टार्ट किया यूनिवर्स से, और यूनिवर्स में हमने देखा मैटर है हमारे पास, फोर्स है, ये एक दूसरे को ऑर्गेनाइज रखते हैं। मैटर को हम लोग फिर फर्मियंस में डिवाइड करते हैं, जो टोटल 12 होते हैं, और फर्मियंस को हम लोग लेप्टॉन में एंड क्वार्क्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से लेप्टॉन जो है आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, क्वार्क्स। क्वार्क्स आपस में इंटरैक्ट करके किसी तीसरे पार्टिकल को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्स जो है बोसॉन, ये भी हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो हमारा है गॉस, ये भी हमारा 2 तरह का होता है।
गॉस फोर्स और दूसरा हमारा स्केलर फोर्स, या गॉस बोसॉन बोलते हैं इसको, गॉस बोसॉन और स्केलर बोसॉन। अब देखिए टोटल 5 में से गॉस बोसॉन जो होता है ये हमारा होता है 4, और स्केलर बोसॉन जो होता है वो हमारा होता है 1। अब देखिए इन दोनों के बीच में कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया, तो यहां पर हम लोग ने स्पिन को देखा है। यहां पर जो स्पिन, इंटीग्रल स्पिन का वैल्यू होता है ये हमारा +1 आता है। मतलब गॉस बोसॉन जो होते हैं, गॉस बोसॉन पार्टिकल्स जो होते हैं जो फोर्स के लिए रहते हैं, उसमें स्पिन जो है हमारा +1 आता है, जबकि स्केलर बोसॉन जो होता है उसमें स्पिन, ठीक है, स्पिन क्या आता है हमारा 0 आता है। ये स्पिन के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए कि यहां पर जो स्पिन है ये +1 आता है, एंड यहां पर जो स्पिन है ये हमारा 0 आता है। स्पिन का मतलब क्या हो गया, रोटेट करना, ठीक है, एक ही एक्सिस में रोटेट करने को हम लोग स्पिन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर हमने यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया फर्मियंस का और बोसॉन का, लेप्टॉन्स में, क्वार्क्स में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो 6 लेप्टॉन्स हैं ये कौन कौन से हैं, और ये जो 6 क्वार्क्स हैं ये कौन कौन से हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक अभी तक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लेप्टॉन्स के बारे में। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा एक चैप्टर है, इसका स्टार्टिंग हमने किया है, और धीरे धीरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता जाएगा। अगर केमिस्ट्री को समझना है तो इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं एटम के बारे में, और ये पूरा चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिफाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर हमारा है, कैसे साइंटिस्टों ने क्या क्या प्रिडिक्ट किया, कैसा वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए हमने देखा कि लेप्टॉन्स जो है, ठीक है, लेप्टॉन्स है हमारे पास, क्वार्क्स है हमारे पास। तो लेप्टॉन जो है ये हमारे पास टोटल 6, और क्वार्क्स जो है ये भी हमारे पास टोटल 6 है, ठीक है। अब इनका एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल 6 क्या क्या है। इस साइड में लिख देता हूं बोसॉन के बारे में, जो हमारा चार्ज है, फोर्स जो है, ये हमारे पास 4 है, एंड ये जो है हमारे पास स्केलर, स्केलर बोसॉन जो है 1, ठीक है। एक एक करके इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए लेप्टॉन जो है हमारे पास 6 है। पहला जो लेप्टॉन है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एक लेप्टॉन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है हमारा, लेप्टॉन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो लेप्टॉन है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रीनो। इलेक्ट्रीनो जो है हमारा नेक्स्ट लेप्टॉन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है वो है हमारा टाउ। नेक्स्ट हमारा टाउ न्यूट्रिनो। म्यू एंड म्यू न्यूट्रिनो। ये कुछ इस तरह के हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रीनो है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्ट में मैंने ई लिखा है, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, म्यू एंड म्यू न्यूट्रिनो। ये टोटल 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, ठीक है, ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देखिए क्वार्क्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मैटर बनाना है, मैटर बनाना है तो हमें क्वार्क्स का हेल्प लेना होगा। मतलब क्वार्क्स से मिलकर ही मैटर बनते हैं। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हम लोग पढ़ते हैं कि एटम के अंदर होते हैं, वो हमारा क्वार्क से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर अगर हमें एंटी मैटर बनाना है, एंटी मैटर के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर एंटी मैटर बनाना है तो फिर हमें एंटी क्वार्क्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्वार्क्स के बारे में बता रहा हूं। क्वार्क्स जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा अब क्वार्क्स।
देखिए 6 क्वार्क्स है, नाम लिख रहा हूं मैं, अप क्वार्क्स, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। ठीक है, ये टोटल 6 हमारे पास क्या है, क्वार्क्स। अब इनके थोड़े से चार्ज के बारे में देख लेते हैं। हमारा जो अप क्वार्क्स है ये हमारा +2/3 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, इसमें जो हमारा +2/3 चार्ज कैरी होता है। क्वार्क्स जो है वो क्या है, ऐसे पार्टिकल है जिसमें फ्रैक्शनल चार्ज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में जो है वो +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में -1 होता है, न्यूट्रॉन हमारा 0 चार्ज होल्ड करता है, चार्जलेस होता है। इस तरह क्वार्क्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चार्ज रखता है। जैसे कि +2/3 हो गया, डाउन में हमारा -1/3 हो गया। अब देखिए यहीं पर ये जो चार्ज है इसी को हम लोग को रिपीट करना है। टॉप जो है वो क्या हो जाएगा, +2/3, बॉटम जो है वो क्या हो जाएगा, -1/3। तो ये दो चार्ज को याद रखना है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा +2/3, ये होगा -1/3, एंड देन फिर चार्म जो है +2/3 एंड स्ट्रेंज हमारा -1/3। तो देखिए हमने पढ़ा लेप्टॉन के बारे में, क्वार्क्स के बारे में। ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं एटम के, मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये भी इन्हीं से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमारा एक खुद ही लेप्टॉन है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है हमारे पास, क्वार्क्स से मिलकर बने हो। ठीक है, अब देखिए तो ये जो है हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें से हमें अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स को याद रखना बहुत जरूरी है विद देयर चार्जेस, एंड इलेक्ट्रॉन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को भी याद रखते हैं तो काफी होगा अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड हम लोग इधर देखते हैं बोसॉन जो हमारा फोर्स है। ठीक है, फोर्स जो है टोटल उसमें से हम बात करते हैं अगर यहां पर, तो ये टोटल 4 होते हैं। पहला जो है हमारा क्या है, ये जो पहला फोर्स है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस में। ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। कहां मिलता है ये, न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो मिलता है ये पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन्स, ग्लूऑन्स। ठीक है, एंड ये पहला हो गया। ठीक है, इसको 1 नंबर लिख देते हैं। सेकंड जो है, सेकंड पाया जाता है वीक फोर्स। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, सेकंड हो गया वीक फोर्स। और वीक फोर्स भी जो है कहां मिलता है, न्यूक्लियस में ही मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस में ही मिलता है। और ये जो पार्टिकल है इसको हम लोग बोलते हैं W/Z बोसॉन पार्टिकल, W/Z बोसॉन पार्टिकल्स। मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां मिलता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस क्या है, एटम जो है, देख लीजिए एटम जो है, एटम के सेंटर पे हमारा चार्ज रहता है, इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस में हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है और वो जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन्स। इसी तरह से न्यूक्लियस में ही हमारा क्या रहता है, वीक फोर्स भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं W/Z बोसॉन। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारे पास फोर्स है तीसरा जो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये कहां मिलता है, ये लाइट में मिलता है, लाइट। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इसके पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइट के पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। और यहीं पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं E = H/nu। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड जो फोर्थ हमारे पास है, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी। फोर्थ जो हमारे पास है, देखिए फोर्थ जो फोर्स है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आप लोगों ने पहले ही जाना होगा। ठीक है, हम लोग क्लास 7, 8, 9 में पढ़ते हैं ग्रेविटी के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो ये वही ग्रेविटी है। और ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। ये जो पार्टिकल्स है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। और ये लगता है हमारा मासेस पे, जहां भी मास होगा वहां ये लगेगा। ठीक है, ये हमारा लगेगा मासेस पर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए।
और जो हमारा स्केलर बोसॉन है, जो पांचवा हमारा फोर्स है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए पांचवा जो फोर्स है उसको मैं यहां लिख देता हूं, जगह भी है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये जो पांचवा फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसॉन। हिग्स, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करने दीजिए, इसको बोलेंगे हिग्स बोसॉन। देखिए हिग्स बोसॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। हिग्स बोसॉन जो है ये पीटर हिग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एंड ये अभी रिसेंट में ही डिस्कवर हुआ है। हिग्स बोसॉन जो है इसको पीटर हिग्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये 2013 में ही डिस्कवर हुआ है, और इसको हम लोग गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब टोटल यहां पे हमने क्या देखा कि हमने मैटर को, एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या हमने मैटर को फर्मियंस में क्लासिफाइड किया। टोटल 12 फर्मियंस होते हैं, जिसको हम लोग लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स में डिस्कवर किया। क्वार्क्स हमारे पास 6 होते हैं, लेप्टॉन्स हमारे पास 6 होते हैं। लेप्टॉन्स हमने लिख दिए हैं, ये 6 होते हैं, एंड क्वार्क्स भी हमारे पास ये 6 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो, म्यू, म्यू न्यूट्रिनो, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज, ये हमारे पास क्वार्क्स होते हैं। इनके चार्जेस याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्स आया। फोर्स में हमने देखा इसको 5 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 5 हमारे पास फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी एंड हिग्स बोसॉन, ठीक है। हिग्स बोसॉन, एंड ये पीटर हिग्स के नाम पे दिया गया, और हिग्स नाम उन्हीं के नाम से आया था, जो 2012-2013 के आसपास ये डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे जो एटम के न्यूक्लियस में का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। एटम का न्यूक्लियस है वो कैसे बनता है। हमने देखा कि हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पहले ये माना जाता था कि एटम जो है उसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले। उसके बाद ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। बाद में उनको भी ब्रेक किया गया, प्रोटॉन को ब्रेक किया गया, न्यूट्रॉन को ब्रेक किया गया, और हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है। अभी अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो क्वार्क्स हैं ये क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर, तो इंटरेक्शन करके क्या बनाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको इरेज किया जाए, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास ये है हाइड्रॉन। जो टॉपिक है हाइड्रॉन्स। अब हाइड्रॉन्स क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि क्वार्क्स जो है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। मतलब 2 क्वार्क्स या 3 क्वार्क्स मिलकर आपस में क्या करेंगे, नए पार्टिकल्स को बना सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉन्स। अगर क्वार्क्स ने 2 क्वार्क्स आपस में मिले, ठीक है, 2 क्वार्क्स आपस में मिले, या फिर 3 क्वार्क्स आपस में मिले, इसको हम लोग बोलेंगे मिसॉन, और इसको हम लोग बोलेंगे बैरियॉन्स। बैरियॉन्स। अगर 2 क्वार्क्स आपस में मिल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मिसॉन, एंड अगर 3 क्वार्क्स आपस में मिल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे बैरियॉन्स, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, एंड देन इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे पास मिसॉन है ये 2 तरह के होते हैं, के मिसॉन और पाई मिसॉन, ठीक है। एंड बैरियॉन्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रोटॉन, और एक हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ही न्यूक्लियस जो है वो बनता है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस कैसे बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देखिए हमारे पास जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 0। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन का चार्ज जो है वो +1 कैसे होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग अगर देखें तो थोड़ा सा मैं चार्ज के बारे में बात करना चाहूंगा, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का,
देखिए हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसमें हमारा न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन जो है उसमें क्या होता है, देखिए एक न्यूट्रॉन जो है वो दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे? दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क को यू लिख सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स जो है ये हमारा अप क्वार्क्स दो रहेंगे एंड एक डाउन क्वार्क्स रहेगा, इस तरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, इस तरह से ये मिलकर बने होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके चार्जेस की बात करूं, न्यूट्रॉन देखिए हमारे पास एक अप क्वार्क्स है यहाँ, और यहां पर क्या है, एक डाउन क्वार्क्स है और यहाँ पे एक डाउन क्वार्क्स है। तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ये ट्राइंगल का शेप हमारा बना रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन क्या है, दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स। अब अप क्वार्क्स का चार्ज कितना होता है, +2/3। डाउन क्वार्क्स का चार्ज कितना होता है, डाउन क्वार्क्स का चार्ज बताइए, -1/3। कितना होता है, -1/3। अभी अभी लिखवाया मैंने, और ये भी -1/3। अब जरा ध्यान दो, अगर हम न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे, टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज हमारे पास कितना आएगा, तो +2/3 -1/3 -1/3 कितना आ जाएगा, टोटल अगर काउंट करोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या हमारा चार्जलेस पार्टिकल है, चार्ज जो है वो 0 होता है। अब और एक चीज हमने क्या देखा, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अप क्वार्क है और दो हमारे पास क्या है, डाउन क्वार्क्स है। अब देखिए न्यूट्रॉन के अंदर भी छोटे छोटे क्वार्क्स हैं। अब ये भी क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं, फोर्स से जुड़े हुए हैं। और ये जो फोर्स यहां लग रहा है इसी को हम लोग ग्लूऑन्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्लूऑन्स। हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स लगते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स जो लगते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूऑन्स बोलते हैं। ये जो फोर्स यहां लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूऑन्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है हमारे पास, यहां पर हमारा अपक्वाक है, यहां हमारा अपक्वाक है और यहां हमारा डाउनक्वाक है। ये भी एक ट्राइंगल का शेप बना रहा है, और यहां पर भी जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, आपस में जो जुड़ रहे हैं ये क्वाक, ठीक है, ये जो क्वाक जुड़ रहे हैं ये हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण जुड़ रहे हैं, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं ग्लूऑन, जो ये है, ठीक है। यहां पर भी यही लग रहा है। अब अगर हम इसके चार्ज का बात करें, टोटल चार्ज क्या होगा, तो हमारा अप में 2/3 और डाउन में -1/3, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज शुड बी इक्वल टू +2/3 -1/3 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबके नीचे में 3 है, यानी कि 2 + 2 -1/3, यानी कि हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 3/3 आएगा, 2 + 2 4 -1 3, 3/3 = 1। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन जो है उसमें +1 यूनिट चार्ज है, +1 बता रहा है, प्लस जो बता रहा है वो बता रहा है कि नेचर कैसा है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, एंड 1 बता रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो भी क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। कौन से क्वार्क्स, प्रोटॉन में हमारे होते हैं 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स, जबकि न्यूट्रॉन में हमारा होता है 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये जो है आपस में जुड़े रहते हैं ग्लूऑन्स के हेल्प से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये देख लिया कि प्रोटॉन कैसे बनते हैं और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं। अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, एंड हमारे पास क्या है, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब एक चीज और, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है यही मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, यही तो हमारा न्यूक्लियस बनाते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर अगर देख लें एटम का थोड़ा सा, जैसे हम लोग जानते हैं जो चीज क्लास 9th में ही पढ़े, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब चलिए एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन तो हमारा बाहर में रहता है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब इंटरैक्शन क्या क्या होगा, इंटरैक्शन होंगे ना आपस में, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या इंटरैक्शन होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इंटरैक्शन हो सकता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि न्यूट्रॉन जो है वो तो हमारा चार्जलेस पार्टिकल है, चार्ज है ही नहीं, प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्जलेस पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, इंटरैक्शन का बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं, तो ये कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ये चीज आप लोग सोच रहे होंगे अभी। दूसरा और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब बताइए न्यूट्रॉन जो है वो खुद चार्जलेस है, उसमें चार्ज ही नहीं है, और दूसरा एक न्यूट्रॉन है वो भी चार्जलेस है, वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही मतलब अजीब सा सवाल हो गया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो भी एक दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब आपस में अट्रैक्शन दिखा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं इस चीज को। अब देखिए हमारे पास क्या, अगर हम लोग देखें प्रोटॉन के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा, क्या प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन जो है, चलिए मैं इन तीनों में से एक बेस्ट एग्जांपल को लेता हूं, प्रोटॉन और प्रोटॉन को ही, कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पर पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, या कैसे इंटरेक्शन होगा प्रोटॉन और प्रोटॉन का। और यहाँ और एक चीज, प्रोटॉन जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं न्यूट्रॉन में, मतलब प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। ये हम लोग किसी दूसरे चैप्टर में या फिर आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, जैसे कि अल्फा एक्टिविटी या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कैसे प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, या फिर नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगा। पर फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोटॉन और प्रोटॉन में इंटरेक्शन कैसे होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन जो है हमारे पास, प्रोटॉन का अगर मैं बात करूं, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इसको, प्रोटॉन और प्रोटॉन का अगर इंटरेक्शन का बात करूं मैं, तो प्रोटॉन हमारे पास क्या है जरा देखना, प्रोटॉन हमारे पास क्या है एक अप क्वार्क्स है, एक डाउन क्वार्क्स है, और एक अप क्वार्क्स है, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बना रहा है। अब दूसरा प्रोटॉन, इसको मान लेते हैं प्रोटॉन 1, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोटॉन ए मान लेते हैं, या प्रोटॉन 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा ये प्रोटॉन 1 हो गया, दूसरा हमने एक और प्रोटॉन लिया कुछ इस तरह का, डाउन क्वार्क्स, अप क्वार्क्स एंड अप क्वार्क्स। अब ये भी हमारा हो गया ट्राइंगल का एक फॉर्मेशन। अब देखिए जरा ये हमारा प्रोटॉन 2 हो गया। अब जरा अगर मुझे ये चीज बताइए कि ये जो अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स है, इनके चार्ज हम लोग जानते हैं, क्या चार्ज है, इसका चार्ज है +2/3, ये हमारा है +2/3, ये हमारा -1/3, ये हमारा -1/3, ये +2/3 एंड ये +2/3। अच्छा एक बात बताइए, 2/3। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये प्रोटॉन बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, ये दोनों प्रोटॉन आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, मान लीजिए कि इतने ज्यादा क्लोज आ गए, ये इतने ज्यादा क्लोज आ गए कि ये 1 फेम्टोमीटर के बराबर आ गए। अब फेम्टोमीटर क्या होता है, ये बहुत ही होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा। 10⁻⁻15 मीटर का मतलब क्या है कि 1/10⁻15, यानी कि 1 के बाद 15 टाइम्स 0 अगर हम लोग ऐड करें और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 फेक्टोमीटर आएगा, यानी कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा हमारा एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब ये दो प्रोटॉन बहुत नजदीक आ जाएंगे, बहुत नजदीक आ जाएंगे, तो देखिए अब क्या होगा, इनके बीच इंटरेक्शन होने लगेगा। ये जो हमारा अप क्वार्क्स है ये इसके डाउन क्वार्क के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा, और ये भी इसके साथ डाउन क्वार्क से इंटरेक्ट करने लगेगा, और इसके इंटरेक्शन से क्या होगा, एक नया सिस्टम सा बन जाएगा। ये देखिए ये इन तीनों के साथ एक नया सिस्टम बना लेगा, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्ट कर सकता है, एक नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव को करता ही है,
बट एक चार्जलेस पार्टिकल दूसरे चार्जलेस पार्टिकल को या फिर एक पॉजिटिव पार्टिकल चार्जलेस पार्टिकल को कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हमारा प्रोटॉन प्रोटॉन में जैसा होता है इसी तरह हमारा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी होगा और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी होगा। तो यहाँ पर अगर समझने में कोई दिक्कत है कि ये इंटरेक्शन कैसे हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए ये जो हमारा हो रहा है ये बहुत ही लेस डिस्टेंस में हो रहा है, मतलब डिस्टेंस जब बहुत कम आ जाएगा तब इस तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे कि जब दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क दूसरे प्रोटॉन का आपस में इंटरेक्ट करेगा। ठीक, इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए, तो यहां से हमने एक चीज और जाना, क्या जाना कि अगर दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा सेपरेटिंग डिस्टेंस अगर हमारा 1 फेम्टोमीटर रहा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स दिखाएगा। मतलब आपस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स दिखाने का मतलब आपस में अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। और अगर फॉर अदर डिस्टेंस, फॉर अदर डिस्टेंस मतलब बाकी और कोई भी डिस्टेंस रहा, मतलब और कोई भी अगर डिस्टेंस रहा तो ये हमारा रिपल्सिव फोर्सेस शो करेगा, रिपल्सिव फोर्सेस शो करेगा। मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 इसके अलावा कोई डिस्टेंस रहा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इन दोनों को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो। क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप नोट हो गया होगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ये देख लिया, क्या हमने देखा अभी तक इस वीडियो में, हमने अभी तक इस वीडियो में देखा कि यूनिवर्स जो हमारा कैसे बना। तो यूनिवर्स में हमने देखा यूनिवर्स में क्या है हमारे पास, यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, अभी तक हमने ये देखा इस वीडियो में कि यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, मैटर है और फोर्स है। अब मैटर को ऑर्गेनाइज रखता है हमारा फोर्स, ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़े हुए हैं। मैटर जो हमारा फर्मियम्स में ब्रेक होता है, फर्मियम्स टोटल 12 होते हैं, 6 हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 हमारे क्वार्क्स होते हैं, एंड फोर्सेज हमारे 5 होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड उसके बाद हम लोग आए एटम से। अब हम लोग देख रहे हैं कि एटम जो है, एटम जो है उसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इस तरह से कुछ ये चीज हम लोग जानते हैं। ये सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यहां तक आपका हो गया होगा, यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा एटम के बारे में डिस्कस किया। अब एटम जो वर्ड है उसके बारे में थोड़ा देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो एटम जो है, अगर सबसे पहला बात तो यह है कि एटम है या नहीं, इसका एग्जिस्टेंस क्या है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि अगर एटम है तो स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल सी बात है कि पहला बात तो यह कि हम लोग एटम को देख नहीं सकते। ठीक है, एटम दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग ये कैसे मान लें कि वो होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे गॉड का एग्जाम्पल लिया जाए तो भगवान को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, बहुत सारे आज भी हैं ऐसे लोग जो मानते ही नहीं है कि भगवान होते हैं, वो बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान होते हैं। तो पहला बात तो आएगा एग्जिस्टेंस में कि होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एटम है या नहीं ये पहला, और अगर एटम है तो भाई दिखता कैसा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई भूत के पैर उल्टे होते हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि भूत होता है कि नहीं होता है। पहले तो ये प्रूव करो कि भूत होता है, तब तो हम लोग जाएंगे कि उसके पैर उल्टे होते हैं या सीधे होते हैं या फिर वो देखने में डरावना होता है। तो पहला तो उसके एग्जिस्टेंस पे आया कि एटम होते हैं या नहीं होते, क्योंकि हम लोग एटम को देख नहीं सकते हैं। आज तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना
जो एटम को देख सके। हम लोग आज भी ग्राफ के ऊपर वर्क करते हैं, ग्राफिकल वर्क करते हैं, ग्राफ के लेवल पे वर्क करते हैं कि हाँ यहाँ पर एटम का एग्जिस्टेंस हो रहा है बाय यूजिंग ग्राफ, और उस एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल दिए हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में अभी तक किसी ने एटम को देखा ही नहीं, और जब एटम को नहीं देखा है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स को तो देखा ही नहीं होगा। तो ये सारे जो है हमारे डाटा जो है, डाटा के बेसिस पे वर्क होता है, और ये डाटा जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं और ग्राफ बनाए जाते हैं। उन ग्राफ के बेसिस पर क्या है, इस तरह के हम लोग थ्योरीज देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एग्जिस्टेंस पे बात आए। दूसरा, अगर वो है तो स्ट्रक्चर कैसा है। तो एग्जिस्टेंस के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो महर्षि कन्नाद ने बताया था, ठीक है। एग्जिस्टेंस के बारे में कि एटम होते हैं या नहीं होते हैं, वो सबसे पहला जो प्रूफ था वो महर्षि कन्नाद ने दिया था। और इन्होंने बोला था कि परम मतलब सबसे छोटा, और अणु, परम मतलब सबसे और अणु मतलब छोटा, यानी परमाणु। महर्षि कनाद ने बोला, महर्षि कनाद ने क्या बोला कि एटम जो है सबसे छोटा है, ठीक है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। दूसरे जो आए, ठीक है, दूसरे जो साइंटिस्ट आए या फिलोसोफर आए, वो आए डेमोक्रेटिस एब्रेरा, डेमोक्राइटिस एबडेरा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एटम से मिलकर बना है, और एम्प्टी स्पेस, मतलब हमारे यूनिवर्स में एटम है और क्या है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। इसको जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। हम लोग अभी देख रहे हैं कि एटम होता है या नहीं, इसके एग्जिस्टेंस पे विभिन्न तरह के साइंटिस्टों ने या विभिन्न तरह के रिसर्चर्स ने क्या क्या बोला, उसके बारे में कैसे उन्होंने प्रूव किया कि एटम होता है, ठीक है। पहले आए महर्षि कनाद, उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा होता है, जिसको और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आए डेमोक्रेटिस एब्रेरा, और इन्होंने बताया कि एटम जो है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एटम और एम्प्टी स्पेस से मिलकर बना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। थर्ड जो आए वो एरिस्टोटल, तीसरे जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है वो चार मेजर चीज से मिलकर बना है। पहला तो एयर हो गया, दूसरा फायर हो गया, फिर अर्थ हो गया, और एक क्या हो गया, वाटर हो गया। ये चार चीजों से मिलकर बना है। तो ये जो है फिलोसफर का जो बात है एरिस्टोटल, ये अधिकतर लोगों को सही भी लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने अपने आसपास एयर, फायर, अर्थ, वाटर ये सब देखा ही है। तो इसके बेसिस पर अरिस्टोटल का जो एजम्पशन था कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो फायर, एयर, अर्थ और वाटर से बना है, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया, और लास्ट में ये प्रूव किया कि एटम एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। और उसके बाद अगर एटम एग्जिस्टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर के पार्टिकल्स कैसे होंगे, वो पार्टिकल कैसे मोशन कर रहे होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, इन तीनों के बारे में कुछ दिक्कत हो तो पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे जो चौथे साइंटिस्ट आए वो आए एंटोनियन लेवेजियर, ठीक है। इन तीनों के बारे में अपने क्लास 9th में अच्छे से डिस्कस किया है। हम लोग अभी जो है उतने डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखिए, अब जो है कहानी थोड़ा सा अच्छा होने लगा। क्या कि चौथे जो साइंटिस्ट आए एंटोनियन एंड लेवेजियर, इन्होंने क्या किया, पहले जो हम लोग क्लास चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था इनके बारे में। देखिए इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या, जितना हमारा रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया कि रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, जितना हमने हाइड्रोजन लिया, जितना ऑक्सीजन लिया, ये टोटल वाटर बना देगा, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1/2 लगेगा, हाँ, ठीक है।
रिएक्शन को बैलेंस करना मतलब रिएक्टेंट जितना है प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कहीं भी एटम का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन इसी में हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जो डाल्टन, इन्होंने क्या बोला, जो डाल्टन ने ये बोला कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क करता कैसे, हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये कैसे वर्क करता है। हमारे पास रिएक्टेंट में जितने हमारा मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उतने ही हमारे प्रोडक्ट में कैसे आ रहे हैं, मतलब क्या ये कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई छोटा छोटा पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और इन्हीं टीनी पार्टिकल्स को क्या बोला गया, टीनी पार्टिकल्स को बोला गया एटम्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि दो लड़कों को हजार हजार ब्रिक्स जो है ईंटें दी गई हैं अपना अपना घर बनाने के लिए। किसी ने 1000 ब्रिक्स से जो है मान लीजिए एक ऐसा घर बनाया जिसमें 2 बेडरूम है, 1 किचन है, ठीक है। और एक ऐसे पर्सन ने, एक दूसरे लड़के ने बनाया कि 1 बेडरूम है, 1 किचन है, 1 हॉल है, ठीक है। तो दोनों ने यूज तो 1000 ब्रिक्स नहीं किए थे, 1000 ब्रिक्स का ही यूज किया था, लेकिन दोनों का घर डिफरेंट था, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो घर का बनावट तो डिफरेंट था, लेकिन उसके पार्टिकल्स तो सेम ही थे। जो डाल्टन ने इन्हीं पार्टिकल्स को एटम नाम दिया, और इस समय तक बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कन्विंस भी हो गए थे कि एटम होते हैं। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो एग्जिस्टेंस के लिए मान भी गए थे कि हमारा एटम होता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिसमें से गैल लुसेक आ गए, जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में, गैल लुसेक, बॉयल्स, चार्ल्स एवोगाद्रो, ये सब के बारे में इन लोगों ने भी अपना अपना थ्योरी दिया, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश किया कि एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बोल्ट्जमैन ने दिया। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है एटम से रिलेटेड, वो किसने दिया, बोल्ट्जमैन ने दिया। बोल्ट्जमैन ने क्या बोला, बोल्ट्जमैन ने क्या बोला, बोल्ट्जमैन ने बोला अपने काइनेटिक गैस थ्योरी में, काइनेटिक केटीजी काइनेटिक गैस थ्योरी में, कि गैस मॉलिक्यूल जो है, गैस मॉलिक्यूल या जो है ये जो है एटम से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये इन्होंने अपने काइनेटिक गैस थ्योरी में बताया। और उसके बाद धीरे धीरे अधिकतर साइंटिस्ट लोग जो है ये मानने के लिए तैयार हो गए थे कि हमारा जो है एटम जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसने बताया, नेक्स्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ब्राउनियन मोशन दिया। ये पुलिंग ग्रेन्स पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है, वो उनके मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। यहां से ये मोशन किया इधर, ये मोशन किया इधर, ये मतलब जिगजैग मोशन कर रहे थे। मतलब पुलिंग ग्रेन्स के जिगजैग मोशन पे वो वर्क कर रहे थे, ठीक है। और यहीं पर एक टर्म आया, इन्होंने क्या बोला, इस जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन नाम दिया, ब्राउनियन मोशन नाम दिया, ठीक है। अब यहीं से इन्होंने क्या बताया कि एटम तो एग्जिस्ट करते हैं, इस बारे में इन्होंने भी बोला। लेकिन यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का पता चला जो आगे आइंस्टीन ने बताया। इसके बाद जो है फर्दर जो हमारा आइंस्टीन सर आए, हमारे आइंस्टीन सर ने क्या बताया, आइंस्टीन सर ने बोला कि चलिए ठीक है, आइंस्टीन सर ने क्या बोला, आइंस्टीन सर ने ये बोला कि चलिए ठीक है, एटम होते हैं नहीं होते हैं अलग बात है, बट हमें ये बताइए कि ये जो ब्राउनियन मोशन हो रहा है, ये जो पुलिंग ग्रेन्स है, ये नॉन लिविंग थिंग है, माना कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करते करते अचानक से ये मुड़ कैसे गया, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, डिफ्लेक्ट कैसे हुआ, और ये फिर इस तरह से मोशन कैसे कर रहा है। तो इस पर आइंस्टाइन ने ये बोला कि यहां पर जरूर पोलिन ग्रेन्स जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल से कोलाइड किया, और इस इनविजिबल पार्टिकल से कोलाइड करने के कारण पोलिन ग्रेन्स का जो है हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया है। और इससे रिलेटेड आइंस्टाइन ने 1905 में एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, जिसपे उन्होंने ये बताया कि पार्टिकल्स जो हैं, जो एटम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो बहुत ही इनविजिबल पार्टिकल है, मतलब हमारे माइक्रोस्कोपिक लेवल से बहुत ही छोटे हैं,
जिसको हम लोग अभी भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, आइंस्टीन सर ने जब बोल दिया कि इनविजिबल पार्टिकल्स हमारा एटम है, तो यहाँ से सभी ऑलमोस्ट सभी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मानने लगा था, उन्होंने मान लिया था कि एटम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक अधिकतर साइंटिस्ट लोग जो है ये मान चुके थे कि एटम एग्जिस्ट करता है, और तो अभी तक हमने एटम को देखा नहीं है, ठीक है। उसके ग्राफ्स के ऊपर ही सारे डिस्कशन होते हैं। यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं वो प्रपोज मैकेनिज्म होते हैं, वो साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए मैकेनिज्म है कि इस तरह से रिएक्शन हुए होंगे, पर किसी ने भी आज तक देखा नहीं है एटम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि एटम एग्जिस्ट करते हैं। अब आइंस्टाइन से पहले ही बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले से मानते थे कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना अपना मॉडल भी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि एटम अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एटम दिखते कैसे हैं। तो उसमें से पहला जो मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया था। दूसरा जो मॉडल था वो रदरफोर्ड ने दिया था। उसके बाद थर्ड जो मॉडल था वो नील्स बोर ने दिया था, ठीक है। इसी तरह फोर्थ जो मॉडल था वो सोमरफील्ड ने दिया था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाते हैं। मतलब क्या है, अगर हमने यह प्रूव कर दिया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, हाँ भाई हाँ, एटम जो है वो होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर के पार्टिकल कैसे हैं। तो ये सब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल। और जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। अब दूसरा बात क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था। एक्चुअली उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी पहले हो गया था, लेकिन हाँ प्रोटॉन का नाम उन्होंने दिया था कि प्रोटॉन इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है। और एक आते हैं जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। सबसे खास बात यह है कि जे थॉमसन जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर रहे थे तो उनके अंडर पीएचडी करने आए एक स्टूडेंट जिनका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। अब रदरफोर्ड जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। और उसके बाद जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसका डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था। एक्चुअली जेम्स चैडविक जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट। तो जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया उसी के स्टूडेंट ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया, और प्रोटॉन के डिस्कवरी को जिसने किया उसके स्टूडेंट ने क्या किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने ये देख लिया कि एटम जो है एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है एटम का। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, डिस्कवरी ऑफ, एक मिनट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स पे जाए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोहर मॉडल, एंड धीरे धीरे करके एक एक करके जितने भी टर्म्स हैं एटम से रिलेटेड हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एटम एग्जिस्ट करता है और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम अगर एग्जिस्ट करता है, जो कि करता भी हम लोग ग्राफ से देखते भी हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। और आज के टाइम में हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और चैप्टर 1 को फिलहाल रिवीजन करते रहिए, एंड चैप्टर 2 के लिए इस वीडियो को रिवीजन करते जाइए। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है।